गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं जिसका नाम है बैंक। इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बैंक। तो बैंक बेसिकली होते क्या हैं उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आज की क्लास में कि बैंक बेसिकली होते क्या हैं और ये क्या काम करते हैं। बैंक जो होते हैं, बैंक बैंक हम जानते हैं कि हम पैसे जमा करने जाते हैं वहां पर। ये बैंक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? इस बैंक में एक तरफ होता है आपका ग्राहक जो पैसे जमा करता है, पैसे जमा करने वाला ग्राहक, एक कस्टमर इसका ये है। और दूसरा कस्टमर होता है वह ग्राहक जो इस बैंक से ऋण लेता है। बैंक का मतलब एक ऐसा वित्तीय संस्था या एक ऐसा मध्यस्थ संस्था है जिसमें दो प्रकार के ग्राहक होते हैं। एक ग्राहक वो जो अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहा है ताकि उस बैंक में वो पैसा सेफ रह सके। कोई चोर डाकू उसको लूट के उसके घर में अगर रख रहा है तो कोई चोर डाकू या तो फिर कोई थीफ है वो उसको चुरा कर नहीं ले जा सके। और दूसरा, बैंक में रखने से उसको उस पैसे के ऊपर ब्याज की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। घर में रखने से उसके पैसे पर मुद्रास्फीति का असर पड़ेगा और उसके पैसे की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए बैंक में रखने से उस व्यक्ति को दो प्रकार के फायदे होते हैं। पहला सेफ्टी, दूसरा इन्फ्लेशन से थोड़ा इन्फ्लेशन से बचाव हो जाता है। तो व्यक्ति कहां जाता है? बैंक। बैंक में वो पैसे रख रहा है, बैंक में सेफली उसने क्या किया? पैसे रखा। अब हमारे पास आते हैं दूसरे किस्म के ग्राहक, वो ग्राहक जिनको अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए, जिनको अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब वो कहां जाएंगे? उसी बैंक में जाएंगे और वहां से क्या करेंगे? वो पैसे उधार लेंगे और अपने जो भी उनकी गतिविधि है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो आपका घर बनाना हो, चाहे वो आपका किसी गाड़ी के लिए, कार के लिए लोन हो सकता है, शिक्षा के लिए स्टूडेंट लोन हो सकता है, किसी भी प्रकार का लोन कहां से ले रहे हैं? वो बैंक से। और उसके बदले में क्या करेंगे? वो कुछ समय तक ब्याज चुकाएंगे और पूरा होने के बाद वापस मूलधन के साथ उस पैसे को वापस कर देंगे। हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में दो प्रकार के ग्राहक, एक ग्राहक पैसे जमा करने वाला और दूसरा ग्राहक ऋण लेने वाला। तो बैंक को क्या फायदा हो रहा है, इस ग्राहक को क्या फायदा हो रहा है, इस ग्राहक को क्या फायदा हो रहा है? इस ग्राहक का फायदा तो मैंने समझा दिया, उसको पैसे जमा करने पर ब्याज मिल रहा है और उसका पैसा वहां सेफ हो रहा है। इस ग्राहक को क्या फायदा मिल रहा है? इस ग्राहक को टाइम पे पैसा अवेलेबल हो जा रहा है, उसको लोन मिल जा रहा है, अगर वो चाह रहा है तो उसको लोन मिल जा रहा है और उस पैसे से वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा है। इन दोनों में, अब इन दोनों में बैंक क्या करता है? इनको ब्याज पे करता है। इस व्यक्ति को बैंक ने लगभग 7% ब्याज अदा किया, लगभग 7% ब्याज अदा किया। और वहीं बैंक ने इस ग्राहक से लगभग 15% ब्याज दर वसूला। इस ग्राहक से इस बैंक ने लगभग 15% ब्याज दर वसूला। तो एक ग्राहक से वो 15% का इंटरेस्ट ले रहा है और दूसरे ग्राहक को, वो जिसने पैसा जमा किया है, उसको वो लगभग 7% का इंटरेस्ट पे कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही उस बैंक का प्रॉफिट होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो दिख रहा है आपको, लगभग 8%, ये अप्रोक्सीमेट है दरें, लगभग 8% यही उस बैंक का प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट पर ही बैंक काम करते हैं। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है 8% का, इस प्रॉफिट पर ही पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर रन करेगा। और ये 8% अरबों रुपए में होता है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में खरबों रुपए होते हैं तो 8% भी बहुत ज्यादा पैसा होता है। इस पैसे से, इस मिलने वाले लाभ से ही पूरा बैंकिंग सिस्टम रन करेगा, नहीं तो बैंकिंग सिस्टम लॉस पर चला जाएगा। तो इस पैसे से उनको, बैंकिंग सिस्टम वालों को या बैंक वालों को, अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट देना है, उनको पेंशन का फैसिलिटी है, उनको मेडिकल फैसिलिटी, उनको एलटीसी फैसिलिटी, उनको एरियस, प्लस बैंक के खुद के जो खर्चे, जो उनका ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑल, चाहे वो बिल्डिंग का किराया हो, चाहे वो आपका बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे वो साफ सफाई हो, XYZ कुछ भी, मार्केटिंग भी इंक्लूड,
सारा कुछ खर्चा कहां से निकलेगा? उस 8%। चलिए, तो ये बैंक का बेसिक फंक्शन है। इसी बेसिक फंक्शन पर बैंक काम करता है। तो अब यहां पर हमारे पास इस बैंक को हम बोलते हैं व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक। और ये कमर्शियल बैंक कौन होते हैं? जो लाभ हानि के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। इसके अंदर आपका, जैसे आपका एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, इस प्रकार के सभी बैंक होते हैं। तो ये जो बैंक होते हैं ये इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कहां से कमा रहे हैं? यहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन ये बैंक कहीं कोई गड़बड़ी ना करे, ये कमर्शियल बैंक या निजी बैंक कहीं कोई गड़बड़ी ना करे, इसीलिए इनको रेगुलेट करने के लिए इनके ऊपर एक भारत सरकार का खुद का एक रेगुलेटर बैंक है जिसका नाम है आपका आरबीआई। भारत सरकार का एक विनियामक बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह बैंक भारत में पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। अब यहां पर एक बात आती है कि क्या हम पूरे के पूरे पैसे को, ये 100 रुपए मान लो, इस ग्राहक ने 100 रुपए मान लो जमा किया है, इस ग्राहक ने मान लो 100 रुपए जमा किया है। कहां जमा किया है? इस बैंक के पास जमा किया। तो क्या ये बैंक इस 100 रुपए को पूरा का पूरा लोन बांटने में प्रयोग कर दे? सोचिए, अगर बैंक उस पूरे के पूरे 100 रुपए को लोन के रूप में बांट दिया और ये जो ग्राहक जिसको वापस पैसा रिपे करना है वो अगर लॉस पे चला गया, तो क्या होगा? यह पैसा दिया ही नहीं, जानबूझ के नहीं दिया, पैसा लेके भाग गया। है हमारे पास कई फेमस नाम इंडियन इकोनॉमी में, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम से करोड़ों अरबों रुपए का लोन इन्होंने उठाया है और वापस रिपे नहीं किया। ऐसे सिस्टम को, हमारी बैंकिंग सिस्टम को ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए कुछ पैसा सेफ्टी के रूप में रखने की व्यवस्था की गई। कुछ पैसे को सेफ्टी के रूप में रखने की व्यवस्था की गई है। उन्हीं को बोला जाता है आपका सीआरआर, और एक बोला जाता है आपका एसएलआर। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। भारत में अगर किसी संस्था को बैंक के रूप में काम करना है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी नियम कानून मानने पड़ते हैं। भारत में अगर किसी को बैंकिंग सिस्टम में वर्क करना है तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी नियम कानून मानने पड़ते हैं, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहला क्या आ रहा है आपका? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। तो सीआरआर बेसिकली होता क्या है? तो सीआरआर का मतलब है भारत के कमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा हमेशा नगद के फॉर्म में आरबीआई के पास सेफ रखना है। Every commercial bank of India has to maintain a minimum amount in RBI in the form of कैश फॉर्म में उसको रखना है। तो मान लो बैंक के पास कुल मिलाकर 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि 10 रुपए हमेशा कहां रहना है? मेरे पास रहना है। तो अब बैंक के पास लोन बांटने के लिए कितने पैसे बचे? 90 रुपए बचे। अब ये 90 रुपए बचा है, ठीक है, मान लो बैंक के पास 100 रुपए था। उस समय सीआरआर क्या बोला गया कि सीआरआर कितना परसेंट है? 10%। सीआरआर 10% है। तो कमर्शियल बैंक ने 10 रुपए कहां ले जाकर जमा कर दिया? आरबीआई के पास ले जाकर जमा कर दिया। तो अब इस कमर्शियल बैंक के पास कितने रुपए बच गए? कुल मिलाकर 90 रुपए बच गए। सीआरआर 10%, 10 रुपए आरबीआई के पास, ये 90 और 10 रुपए मिलाकर कितने हो गए? 100 रुपए। यहां पर एक प्रश्न आता है बैंकिंग सिस्टम में कि सीआरआर बढ़ाने का बैंक की लोन बांटने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं। कुल जमा पूंजी कितना है? 100 रुपए। सीआरआर 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15%। तो बैंक के पास कितने रुपए बचे? 85 रुपए। और आरबीआई के पास कितने रुपए जमा हो गया?
15 रुपए। और इसका जस्ट अपोजिट कीजिए। जस्ट अपोजिट करने पर मान लीजिए इसको कर दिया उन्होंने 5%, तो बैंक के पास लोन बांटने के लिए 95 रुपए बचा और आरबीआई के पास कितना पहुंच गया, 5 रुपए। तो सीआरआर बढ़ाने से लोन बांटने की क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। सीआरआर घटाने से लोन बांटने की क्षमता बढ़ रही है। और चूंकि सीआरआर बढ़ाने पर मार्केट में अर्थात कमर्शियल बैंकों के पास कम पैसा रहेगा, तो जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसी सीआरआर को बढ़ा देता है, उससे मार्केट में कैश फ्लो जाना कम हो जाता है। सीआरआर के पैसे के ऊपर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता और ये पैसा मेंटेन करके रखना है कहां पर, आरबीआई के पास। तो ये होता है आपका सीआरआर। किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा कैश फॉर्म में। ये ध्यान कीजिएगा, कैश फॉर्म में। और कहां रहेगा, आरबीआई के पास। और ठीक ऐसा ही है आपका एक एसएलआर, ठीक, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। और एसएलआर का मतलब होता है आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। और वैधानिक तरलता अनुपात क्या कहता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहता है कि भारत के सभी कमर्शियल बैंक को खुद के पास हमेशा अपने जमा का निश्चित हिस्सा, एक फिक्स अमाउंट, एक निश्चित हिस्सा किस फॉर्म में रखना है, आइदर कैश, आइदर गोल्ड, आइदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, नगद के रूप में, स्वर्ण के रूप में, या सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास हमेशा क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। इस पैसे को भी लोन बांटने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये जो पैसा है इसको भी लोन बांटने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात ये भी क्या हो गया, सेफ्टी। न सीआरआर को बांट सकते हैं, न एसएलआर को बांट सकते हैं। अब क्या इस पैसे पर कोई ब्याज मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि बैंक अपने पास रखा है, अपने पॉकेट में रखा है, अपने जेब में रखा हुआ है। इस पैसे के ऊपर भी कोई ब्याज नहीं मिल सकता, न इसे लोन बांटने में प्रयोग किया जाएगा, न इस पर ब्याज मिलेगा। तो यहां पर मान लीजिए अगेन 100 रुपए है और एसएलआर मान लीजिए यहां पर आपका 10% है, तो 10% के हिसाब से लोन बांटने के लिए अब कितना पैसा बचा है बैंक के पास, 90 रुपए, ठीक, 90 रुपए। अब इस एसएलआर को मैं घटा दिया, बढ़ा दिया मैंने, 15% कर दिया। बैंक के पास लोन बांटने के लिए कितना पैसा बचा, 85 रुपए। इसको मैंने घटा दिया, अगेन सेम, लोन बांटने के लिए कितना पैसा बचा आपके पास, 95 रुपए। अर्थात एसएलआर बढ़ाने से लोन बांटने की क्षमता, कमर्शियल बैंकों की लोन बांटने की क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। और एसएलआर घटाने से बैंकों की लोन बांटने की क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन में, जहां पर मार्केट में करेंसी जरूरत से ज्यादा है, तो करेंसी को श्रिंक करना है या सोखना है, तो एसएलआर और सीआरआर दोनों को क्या करता है, बैंक बढ़ा देता है। और जब भी मार्केट में मुद्रास्फीति का या इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन। तो उस कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट से करेंसी को भेजने के लिए इन दोनों अमाउंट को क्या कर देता है, इन दोनों परसेंटेज को क्या करता है, घटा देता है। तो ये दोनों सेफ्टी अमाउंट के तौर पर सुरक्षित है। और 100% में एक साथ दोनों को मिलाकर जोड़कर लिखा जाता है, ठीक। जैसे यहाँ अगर 10% है और इसका 10 है, तो टोटल 20 रुपए जाम हो गया, 20% पैसा जाम हो गया जो मार्केट में नहीं जाएगा, और 80% पैसा मार्केट में रोटेट होते रहेगा। 20% पैसा सेफ्टी के तौर पर है कि अगर कभी कोई बैंक डूबा तो उस पैसे को उसके कस्टमर को वापस किया जा सके। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम अलग अलग सेक्शन को हम ऐसे ही समझते चलेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और आप बहुत आसानी से इनको समझते चलेंगे। चलिए, धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें मुस्कान पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर रजिस्टर्ड करें। लाइव एवं रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए माई लाइब्रेरी और नीचे लाइव क्लास में जाकर पाएं डेली लाइव क्लास। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।